बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है, बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं भाई। बहुत बड़ी ख़बर आने वाली है, तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये ख़बर क्या है, इस पे बात करते हैं। और ये कल परसों से आप सुन रहे हैं और शाहिद अफरीदी को यूथिये कह रहे हैं कि ये तो यहूदी एजेंट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक तस्वीर है और वो आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर उस तस्वीर पर शाहिद अफरीदी साहब को बाकायदा वजाहत भी देना पड़ गई। शाहिद अफरीदी साहब और इमरान रियाज साहब में बड़ी टसल चल रही है, पहले भी चलती रही, बाद में अभी अभी रिसेंटली भी 2-3 रोज़ से इसी तरह से। तो बहुत ही एक अजीब सी सूरत हाल बन गई है। और मुझे पैसे दो वरना मैं IMF को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा, इस पर भी बात करेंगे भाई। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, व्हील चेयर और सिलाई मशीन प्रोजेक्ट भी, लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त जो ज़रूरत है वो वाटर प्रोजेक्ट्स की है। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए, प्यासों को पानी ज़रूर पिलाइए। हदीस शरीफ में आता है, हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हज़रत मेरी वालदा फौत हो गई तो उसके लिए मैं क्या करूं? तो फरमाया पानी का किसी के लिए इंतज़ाम करो, ये बेहतरीन इसाले सवाब है। तो उन्होंने इसके लिए कुएँ का इंतज़ाम किया। तो जनाब बात ये है कि अब सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो बड़ी ख़बर। और वो बड़ी ख़बर क्या है? वो बड़ी ख़बर ये है कि सुना है शाह महमूद कुरैशी की रिहाई हो रही है। सुना है, ये हमारे दोस्त हैं तारिक अज़ीज़ साहब। फिर मैंने कुछ और ज़राए से भी बात की। तारिक अज़ीज़ साहब बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं। वो कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी की रिहाई बिलाखिर आन पहुंची, इस्तकबाल की तैयारियां शुरू, बानी PTI आन बोर्ड, तहरीक इंसाफ की बागडोर शाह साहब संभालेंगे। बहुत बड़ी ख़बर है। इसका मतलब ये है कि जो रिहाई है वो कोई डील के तहत हो रही है। और चूँकि हमने देखा कि उनके प्रेसिडेंट परवेज़ इलाही साहब चंद रोज़ पहले रिहा हुए और फिर चुप हो गए, बिल्कुल घर तक महदूद हो गए। न कोई बयान आया, न कोई तहरीर, न कोई तकरीर, बस एक तस्वीर आई, उससे पता चल गया जनाब कि परवेज़ इलाही साहब बिल्कुल जनाब आराम से रिहा हो गए हैं। फिर उनके बेटे वो बाहर बैठे मुँह सिलाई, वो भी चुप कर गए हैं, उनको भी चुप लग गई है। न कोई इमरान ख़ान का बयान आया। तो लोगों ने बताया कि उस रिहाई पर इमरान ख़ान को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था और इमरान ख़ान उस रिहाई के बारे में कुछ भी ना कोई बोला ना कुछ भी। और ना ही ज़ाहिर है उनका प्रेसिडेंट था, कोई 36, 35, 40 दफ़ा उनकी जो है ना ज़मानत होती तो फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता। वो बेचारे की तबीयत भी बड़ी ख़राब हो गई, बीच में 3-4 मरतबा वो हॉस्पिटलाइज भी रहे, तो बहुत ही बुरी हालत हुई। लेकिन कोई तहरीक इंसाफ के लोग आगे इस्तकबाल के लिए नहीं गए। उसकी वजह ये थी कि बताया गया कि जी इमरान ख़ान को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और वो वैसे रिहाई हो गई, वो किसी और डील के तहत हुई और वो फिर उनको चुप लग गई। ठीक है, अब जो कुरैशी साहब की रिहाई है, कह रहे हैं कि जनाब इमरान ख़ान को ऑन बोर्ड लिया गया है। उनको बताया गया है कि जी आपकी तो रिहाई हो नहीं सकती, आप तो चिल मारो, ठीक हो गया ना, आप आराम करो अभी। तो जिसकी हो सकती है आप उसको वो होने दें और फिर उसके बाद जो है ना मतलब वो बेशक वो ढील हो कुछ भी हो, लेकिन वो ये है कि भी शाह साहब बाहर आके संभालें। अब उनको भी खदशा बहुत सारों को है कि जनाब शाह साहब जब बाहर आके PTI की बागडोर संभालेंगे तो ये एक बड़ा ज़ाहिर है उनके बहुत सारे इख्तलाफात भी हैं, PTI के अंदर भी हैं। और ये जो वकीलों ने हाईजैक की हुई पार्टी, तो ज़ाहिर है उनको भी तो कोई प्रॉब्लम तो होनी है ना, उनको भी तो मसला तो होगा कि अगर वो आके संभाल लेंगे तो फिर ये जो वकील हैं इधर उधर की मार रहे हैं तो वे पर की उड़ा रहे हैं और रोज़ ही इस तरह का तमाशा है। और जब वो आएंगे यहाँ पर तो फिर बहुत सारे मसाइल होते हैं ना। तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने संभालनी है बागडोर तो फिर बहुत सारे फारिग हो जाएंगे। तो खैर अब ये एक अपनी एक सूरत हाल, अजीब सी सूरत हाल है। और अब वो जो है ना देखते हैं कि उनकी बेटी मेहरबानो कुरैशी
उन्होंने जनाब वो कोई कहा है अपने लोगों से, कुछ नाज़मीन से, कुछ बाकी सियासी लोगों से, अपने हलके के ज़ोमा से कि भाई तैयारी करें, अगली पेशी उनकी है कब है, और या उस पेशी पर या उससे अगली पेशी पर कह रहे हैं बहुत सारे ज़राए कि शाह साहब बाहर आ जाएंगे और बड़ी उनको पुरतपाक इस्तकबाल से वहाँ अडियाला जेल से लाया जाएगा और फिर उसके बाद पीटीआई उनके हवाले कर दी जाएगी। तो फिर मकसद कहने का ये है कि पीटीआई अगर उनके हवाले होगी तो फिर वो पुरानी सूरत हाल, जो मकसद कहने का ये है, आप भी समझदार हैं। तो ये अब एक सूरत हाल है कि अगर इस तरीके की कोई डील बनती है या शाह साहब बाहर आते हैं, शाह साहब वैसे ठंडे आदमी हैं, वैसे बयान बून वो देते रहेंगे, वो स्टेटमेंट वगैरह चलते रहेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ जो है ना कोई गड़बड़ नहीं करनी, कोई इस तरह से जो फ़ैसला साजी उनके अगर हाथ में आई तो उन्होंने कोई इस तरह का कोई गड़बड़ नहीं करनी, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होना कोई इस तरह से। तो वो बताया गया कि जी किसी तरीके से देखें जी आपने अली अमीन को भी तो बना दिया, अली अमीन भी उन्हीं का बंदा है, किन का बंदा है, वो बड़े घर का बंदा है, वो वैसे भड़के मारता रहता है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब वो कल भी गए तो उन्होंने कहा जी मैं स्विच बंद कर दूंगा, को 10वीं दफ़ा कह रहे हैं, तो कब उन्होंने स्विच बंद किया है? वो गवर्नर को कहा है मैं तुम्हारा तेल बंद कर दूंगा, तो उन्होंने तेल कब बंद किया है? उन्होंने कहा जी मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दूंगा, तो उन्होंने कब चढ़ाई की है इस्लामाबाद पे? इधर इस्लामाबाद के साथ आते हैं, चाय बिस्किट खाना मना खा के तस्वीर खिंचवा के चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद उनको जब जूता पड़ता है खान से तो फिर वो कोई ना कोई इधर उधर की पुट्ठी मार देते हैं और बयान दे देते हैं ताकि वो भी राज़ी रहे। तो ऐसा ना हो कि मैं मतलब वो भी नाराज़ हो जाए, और उनकी नाराज़गी से ज़ाहिर है प्रॉब्लम तो बनती है। अब ये एक ताज़ा बयान उनका आया अली अमीन गंडापुर का, ये आप ज़रा देख लें कि ये देखें। आखिरी पैगाम शहबाज शरीफ आपको, आपने मुझे फ़ोन किया कि आपको IMF में सूबे की सपोर्ट चाहिए, मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए जो आपने देना है, वरना मैं IMF को क्लियरली बताऊंगा पैसा हमारे नाम पे लेते हैं, टैक्स हमारे लोगों पे डालते हैं, हमने टैक्स फ्री बजट दिया, टैक्स में छूट दी, और आपने जो लॉलीपॉप देकर ये टैक्स लगाया है इतना ज्यादा, जिसमें आपने हमारे पे तो बोर्ड डाला 25% हम तनख्वाह देंगे, लेकिन ये तनख्वाह मेरी आवाम की, मेरे सरकारी एहलकार की जेब में नहीं जा रही, ये उनसे आप दोबारा निकाल के अपनी जेब में डाल रहे हैं। खैर है, मैं फिर भी दूंगा अपनी आवाम को, लेकिन ये जो आपने तरीका इख्तियार किया हुआ है, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, आप मजबूर कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए, और आप स्टैंड नहीं कर सकते। मुझे आपकी कैपेसिटी का भी पता है, आपके हालात का भी पता है, आप किस तरह बैठे हैं मुझे ये भी पता है, और आपको किस तरह फिर निकालना है मुझे ये भी पता है। फिर ये स्टेप बाय स्टेप मैं सारे काम करूंगा, फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, फिर आपकी चीखें निकलेंगी, और आपको लाने वाले भी आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि उनके भी आपके साथ खड़े होकर चीखें निकल चुकी हैं, क्योंकि उन पे तनकीद ज्यादा हो रही है आपसे, क्योंकि आप लोगों ने वोट ही नहीं दिया, सारी तनकीद उन पे हो रही है। उनको भी पैगाम है, आपको भी पैगाम है कि बस मैंने अपना फर्ज पूरा कर लिया, हैसियत मुसलमान मैंने एक बात की, जबान दी, मैं उस पर खड़ा रहा, आपने जो जबान का, आपने अपनी जबान का जो पास नहीं रखा, अब भुगतो। इंशाअल्लाह हमने मिलकर सूबे का हक भी लेना है, और इंशाअल्लाह हमें हक लेने से कोई रोक भी नहीं सकता। आप सबका बहुत शुक्रिया। हमने हक भी लेना है, हमें हक लेने से कोई रोक भी नहीं सकता। मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं IMF को शिकायत लगा दूंगा। देखा ना आपने ना, ठीक हो गया ना। ये बेचारा बच्चों की तरह, ये वो जैसे लोफर लिफंगो तिलंगों की तरह, मुझे पैसे दो नहीं तो मैं IMF को शिकायत लगा दूंगा। क्या शिकायत होगा? आपने 10 दफ़ा पहले भी शिकायत लगाई हैं, आपने शिकायतें 10 दफ़ा पहले भी लगाई हैं, और मैं आपको धक्के दे के निकालूंगा। औकात जिनकी जितनी है सबको पता है, ठीक हो गया ना। ये भड़कें बेचारा मारता है क्योंकि उनको जूते पड़ने का डर है इमरान खान से, ये इस वजह से भड़के मारता है। अदरवाइज़ उनका जो सिलसिला है अभी भी वो इसरारुल्लाह गंडापुर के कत्ल में नामजद है। ये उनका, ये थोड़ी सी वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी, लेकिन सुनना आपने ज़रूर है, फिर शायद अफरीदी वाले टॉपिक पे मैं ज़रूर आता हूँ। ये ज़रा आप सुन लें, ये वीडियो देख लें। ये इसरारुल्लाह गंडापुर के भाई हैं इनामुल्लाह गंडापुर, जो कि ख़ुद एक सरकारी मुलाजिम हैं, वो क्या कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर के बारे में, ये देखिए। 16 अक्टूबर 2013 का सूरज कुलाची के लिए बिलखसूस और पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लिए बिलअमूम अपने साथ तारीकी लेकर गरूब हुआ।
جب اپنے بنگلہ میں لوگوں سے عید ملتے ہوئے سردار اسرار اللہ خان گنڈاپور ایک خودکش حملے میں شہید ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے حلقہ کے 6 آدمی شہید اور 13 آدمی زخمی ہوئے۔ اس حملے کی ذمہ داری اگلے ہی روز ایک نام نہاد طالبان گروپ نے قبول کر لی تھی، لیکن میں اس دن سے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ ہوں۔ یہ خودکش حملہ نہ مذہبی تھا نہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ، بلکہ یہ ایک سیاسی دہشت گردی تھی۔ میں اسی وقت ان مجرمان کو نامزد کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے قانون فہم خیر خواہوں نے مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ ان کے خیال میں کسی کو سزا دینے کے لیے وہ قانونی مواد کافی نہیں تھا۔ ماں سوائے پاک فوج کے ہر ادارے نے اور ہر شخص نے مجھے مایوس کیا۔ میں نے پچھلے 4.5 سال میں ہر اس شخص اور ادارے تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کی جو کہ اس پوزیشن میں تھا کہ میری مدد کر سکتا، مگر افسوس کہ 90% لوگوں نے مجھے مایوس کیا، لیکن جن 10% لوگوں نے میرا ساتھ دیا انہوں نے ایسا ساتھ دیا کہ جس کا بدلہ میں ساری عمر اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی ادا نہیں کر پاؤں گا۔ ان 10% لوگوں کی وجہ ہی سے میں آج اس قابل ہوا ہوں کہ ملزمان کو باقاعدہ طور پر نامزد کر سکوں۔ شہداء کے بیشتر ورثاء اور زخمیوں کے اختیار دینے کے بعد میں یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں۔ میرے پاس 16 اکتوبر واقعہ کے متعلق ایسا مواد موجود ہے جس کی بنیاد پر میں ان لوگوں کو نامزد کر رہا ہوں، اور اس پریس کانفرنس کے بعد میں ملوث لوگوں کی تحریری نامزدگی کے لیے RPO اور DPO کے پاس جا کر ان کو باقاعدہ درخواست بھی دوں گا۔ 16 اکتوبر واقعہ میں ملوث ملزمان یہ ہیں: علی امین سابق وزیر مال، ولد میجر ریٹائرڈ امین اللہ گنڈاپور، کالج روڈ، ڈیرہ اسماعیل خان۔ نمبر 2، عمر امین تحصیل ناظم ڈیرہ، ولد میجر ریٹائرڈ امین اللہ گنڈاپور، کالج روڈ، ڈیرہ اسماعیل خان۔ نمبر 3، زاہد الرحمان ولد عبد الرحمان، مرحوم، قوم اختیار خیل، سکنا ٹکواڑہ، تحصیل کلاچی۔ ان سیاسی دہشت گردوں نے سانحہ 16 اکتوبر 2013 کو فلی فنڈ کیا، پلاننگ کی اور 7 بے گناہ افراد کو شہید اور 13 کو زخمی کرایا۔ نامزد ملزمان میں سے کسی نے فائنینسر کا کردار ادا کیا، تو کسی نے سہولت کار کا اور کسی نے منصوبہ ساز کا، وغیرہ وغیرہ۔ سیاسی دہشت گردوں نے ہمارے پورے خاندان کو اڑانے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ امین برادران ہمارے پورے خاندان کو اڑا کر اور اسے ملک میں جاری دہشت گردی کا رنگ دے کر اپنے لیے سیاست کا راستہ صاف کرنا چاہتے تھے، کیونکہ باوجود لاکھوں جتن کے یہ لوگ 1985 سے 2013 تک مسلسل ہار رہے تھے۔ اگرچہ ڈیرہ کا حلقہ یہ لوگ PTI کی پاپولر ویو کی وجہ سے حادثاتی طور پر جیت گئے تھے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ ڈیرہ میں دوسری بار جیتنا ممکن نہیں ہے۔ خودکش کو خریدنے کے لیے 50 لاکھ روپے دیے گئے۔ اس واقعہ کا ماسٹر مائنڈ، یعنی جس نے پیسے لے کر خودکش بھجوایا تھا، حال ہی میں امریکی ڈرون حملے میں جہنم واصل ہو چکا ہے۔ امین برادران کے دہشت گردوں سے برس ہا برس قائم تعلقات کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس کا ثبوت آپ کو حساس اداروں ISI، IB اور اسپیشل برانچ وغیرہ سے بآسانی مل سکتا ہے۔ اس پریس کانفرنس کے بعد عمران خان کی زندگی کا اصل امتحان شروع ہوگا، اور وہ امتحان ہے اس کی اصول پسندی کا، اس کی ایمانداری کا، اس کی غلط لوگوں کی امداد نہ کرنے کا، اس کی شفافیت کا، اس کے انصاف کا، اور سب سے زیادہ اس کی ساکھ کا۔ عمران خان جو کہتا ہے کہ میں چوروں، ڈاکوؤں، ظالموں اور قاتلوں کا ساتھ نہیں دے سکتا، تو میں اس پریس کانفرنس کی وساطت سے عمران خان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اصولاً وہ تمام لوگ جو اس کیس میں نامزد ہو رہے ہیں ان کو 24 گھنٹے کے اندر PTI سے نکال دے، اپنے آپ کو ان سے لا تعلق کرے اور برسر عام 16 اکتوبر واقعہ کے شہداء اور زخمیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے زخموں پر مرہم رکھیں۔ چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار صاحب سے پرزور اپیل ہے کہ وہ سانحہ 16 اکتوبر 2013 کا سو موٹو نوٹس لیں۔ میں صوبائی حکومت اور IG خیبر پختونخوا سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس کے فوراً بعد متعلقہ حکومتی ادارے تمام نامزد ملزمان کو گرفتار کریں، ان کے نام ECL پہ ڈالیں اور چالان۔ اب آپ نے یہ سن لیا، یہ پرانی پریس کانفرنس ہے، ظاہر ہے اس وقت ثاقب ناصور تھے
और फिर बहुत सारे और भी वो हुकूमत डिफरेंट थी, इमरान ख़ान की हुकूमत थी जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बंदा ख़ुद सरकारी मुलाजिम है, ये डायरेक्टर हैं FIA में, ये इनामुल्लाह गंडापुर जो कि इसरारुल्लाह गंडापुर के भाई हैं, और ये FIA में डायरेक्टर हैं, रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर हैं। और ये कह रहे हैं कि अमीन बरादरान का पता है ISI को भी, IB को भी, बाकी एजेंसियों को भी, MI को भी, सबको पता है कि ये किस किस के साथ, इनके कैसे दहशतगर्दों के साथ ताल्लुकात हैं। तो फिर चाहिए एजेंसियों को या तो फिर इसको नेगेट करें या कहें कि नहीं जनाब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने गलत की। एक बंदा जो कि डायरेक्टर लेवल पे है और FIA में है, ख़ुद भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल और इस तरह की एजेंसी में वो ख़ुद है, और वो कह रहा है कि ISI वालों को भी पता है कि अली अमीन और इसके भाई के दहशतगर्दों के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं। ये बंदा कह रहा है। इस बंदे ने 164 का बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया हुआ है। और अब लेटेस्ट ये कि जनाब जो CTD है उनको निकाल रही है, क्लीन चिट दे रही है CTD अली अमीन और उनके भाई को, और खाना नंबर 2 में रख रही है जो मुल्ज़मान का होता ही नहीं है। अब अगली पेशी है ATC में, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में इनकी। अब वो पता लगेगा कि वो जज साहब उनकी वो मानते हैं या नहीं मानते। लेकिन ये है, ये सूरत हाल है। और ये उनके अपना वज़ीर था जिनके उस वक़्त इसरारुल्लाह गंडापुर यार बहुत ही लायक आदमी था, बहुत ही ज़बरदस्त डिसेंट इंसान था, जिससे भी आप वहाँ पूछ लें बहुत। और ये बिल्कुल बात ठीक है कि उनके होते हुए उनके वालिद साहब इनायतुल्लाह गंडापुर जो कि वज़ीर आला भी रहे खैबर पख्तूनख्वा के, उस वक़्त NWFP हुआ करता था, और वो उनके फर्जंद थे। और उनके दूसरे बेटे भी इकरामुल्लाह ख़ान, वो भी इसी तरीके से, उनको भी इस तरीके से जाँ बहक किया गया। और ये इसरारुल्लाह गंडापुर बहुत बाहर से पढ़ के आए और ये बहुत ही अच्छे कानूनदान और बहुत ही अच्छे वज़ीर कानून थे उस वक़्त, जब 2013 से 2018 की ये जो हुकूमत थी उस वक़्त ये जो है ना वज़ीर कानून, और जिनका इन पे केस और अली अमीन पर उनका वो ख़ुद अपना उनका भाई कह रहा है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ऐसे बंदे को जब इस तरीके से आप बैठाएंगे तो उनका तो सबूत तो है हर किसी के पास, ये तो नहीं है कि उनके सबूत नहीं है। और आप करोगे बदमाशी, उन्होंने उस खाने से निकलवा के उस खाने में डाल देना है, 302 में आपको अंदर करवा देना है। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि जनाब ये बदमाशी है और ये वो है और ये सिलसिला है। उन्होंने फिर से इंक्वायरी करानी है और 302 में आपको अंदर कर देना है, और किधर गया CM शिप और किधर गया क्या। इसी वजह से तो तहरीक इंसाफ के भी लोग कह रहे हैं कि ये हमारा वज़ीर आला थोड़ी है, ये तो किसी और का है। ये तो जूते पड़ने के डर से वो कहते हैं खान साहब कोई अंदर से कोई पैगाम देते हैं तो ये डर जाता है और ये कहता है कि नहीं जनाब ये तो मैं फिर इस तरीके से, ये वाली सूरत हाल है। अब आपको पता चल गया। शाहिद अफरीदी साहब को कल परसों से फिर से कह रहे हैं कि भाई बात ये है कि ये यहूदी एजेंट है। अच्छा, उसकी वजह ये तस्वीर बनी है असल में, ठीक है ना, वजह जो भी बनी हो वो वैसे यूथी है, उनको जो है ना गड़बड़ करते रहते हैं। ये तस्वीर बनी है, उसकी वजह ये तस्वीर शाहिद अफरीदी साहब कहते हैं कि जनाब मैनचेस्टर जा रहे थे तो आगे वो सहूनी लाबी एहतजाज कर रही थी इसराइल के हक़ में, और वो कह रहे थे कि वो जो बंदे जो अगवा हुए हैं उनको रिहा किया जाए जो इस तरीके से। तो वो कह रहे थे कि वो इनके हक़ में एहतजाज कर रहे थे। तो उन्होंने शाहिद अफरीदी से कहा कि जी आप तस्वीर, और इन्होंने ये कहा है कि हमने शाहिद अफरीदी से जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं उन्होंने हमारी सपोर्ट भी की है, और उन्होंने कहा है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और उन्होंने तस्वीर भी। अब शाहिद अफरीदी साहब ने इसके जवाब में जनाब कहा है कि मैं तो जा रहा, और वाकई बात ठीक है कि वो कह रहे मैं तो जा रहा था और हमारे लिए तो बहुत सारे लोग इस तरह से फैंस आ जाते हैं और वो कहते हैं जनाब तस्वीर बनवाएं, तो हमें तो तस्वीर बनानी होती है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये जस्ट एक तस्वीर की हद तक थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तस्वीर को कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। ये वाकई ऐसा ही है, ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि इस तस्वीर को किधर आप इस्तेमाल करते हैं या क्या आप किस तरीके से वो करते हैं। तो बहरहाल अब कहने का मकसद ये है कि अब यूथियों ने कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये इस तरीके से और ये तस्वीर है और ये। शाहिद अफरीदी साहब शुरू ही से जब से ये मामलात उठे हैं
تو ہمیشہ سے फ़لسطین کے مظلوموں کی انہوں نے حمایت کی ہے، آواز اٹھائی ہے انہوں نے، اور بالکل یہ ان کو جو بندہ جانتا ہے نا شاہد افریدی کو، وہ بالکل اس بات کی گواہی دے گا۔ کچھ لوگ ان کو کنزرویٹو بولتے ہیں، کچھ اس کو فنڈامنٹلسٹ بولتے ہیں، کچھ اس کو پتہ نہیں کیا کیا بہت مذہبی بولتے ہیں، جس طریقے سے بھی ہو ان کا ایک ماحول ہے اپنا۔ اور وہ واقعی بات ٹھیک ہے کہ وہ جب سے یہ سارا سلسلہ آیا ہے، اور وہ انہوں نے اب بھی کہا ہے کہ کون ایسا ہوگا کہ جو فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت نہیں کرے گا یا مظلوموں کی حمایت نہیں کرے گا، اور میں نے تو ہمیشہ کی ہے۔ واقعی بات ٹھیک ہے۔ اور جو میں حیران ہوں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن کے بارے میں ڈاکٹر اسرار نے کیا کہا تھا، کہ کیا کہا تھا یہودی ایجنٹ۔ آج کل تو خیر وہ مولانا صاحب کے در پہ متھا ٹیک رہے ہیں بار بار جا کے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ایک جلسے میں بتا چکے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہوگا، وہ ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے، وہ سب کو پتہ ہے، وہ جلسے میں بتا چکے ہیں کہ میرے پاس کچھ ایجنسیوں والے آئے اور میرے سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا میں غلط کہتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ہماری تحقیقات اور ہماری انویسٹیگیشن کے مطابق آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ مولانا صاحب کا ریکارڈ پہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ایجنسیوں والے کون آئے؟ ISI آیا ہوگا، یہ کون ہے؟ MI آئے ہوں گے، IB آئے ہوں گے، یہی ایجنسیاں ہیں نا جو سیاست میں ادھر ادھر گھسی رہتی ہیں۔ تو اگر یہی آئے ہیں اور ان کو بھی پتہ تھا کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، اور پھر اس کے بعد اسی یہودی ایجنٹ کو انہوں نے ماشاءاللہ یہاں وزیر اعظم بھی بنا دیا، جن کو پتہ ہے خود وہ ڈائریکٹر FIA ان کے بھائی کہہ رہے ہیں اسرار اللہ گنڈاپور کے، ساری ایجنسیوں کو ISI نام لے کے کہہ رہا ہے کہ ISI کو بھی پتہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کے دہشت گردوں کے ساتھ رابطے، اور پھر بھی انہوں نے ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ تو میں تو قربان جاؤں نا پھر اپنی ایجنسیوں کی فہم و فراست پہ بھی، اور اسی طریقے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جو جڑ پہ جس نے چاقو رکھا ہے خیر سے ملک کے، تو وہ تو وہی ہیں۔ وہ پھر میں سیدھی بات کرتا ہوں، میں تو لگی لپٹی رکھتا نہیں ہوں، میں تو اس وجہ سے کہ جن کا پتہ بھی ہوتا ہے، اصل میں مصیبت یہ ہے کہ جن کے بارے میں پتہ ہوتا ہے نا، ہماری ایجنسیوں کی معذرت کے ساتھ عادت یہ ہے کہ یہ انہی کو بناتے ہیں تاکہ یہ قابو میں رہیں، تاکہ ان کو ایک ہم بارگیننگ اور بلیک میلنگ ٹول کے طور پہ استعمال کرتے رہیں۔ اگر یہ ادھر ادھر گیا تو چپیڑ پڑ جائے گی کہ تمہارا تو ادھر سے سارا ریکارڈ ہمارے پاس ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ساری صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زیک گولڈ سمتھ کی صادق خان کے مقابلے میں عمران خان نے کمپین چلائی تھی اپنے یہودی سالے کے بارے میں۔ یہ وہ شاہد افریدی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے ایک تصویر کی بنیاد پر، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اپنے بچے یہودیوں کے گھر میں پال رہے ہیں عمران خان کے، اور جن کی ناجائز بیٹی بھی ادھر ہی پال رہی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، اور جن کا وہ ساری فنڈنگ بھی، اور وہ خود مانتا ہے میں اپنے سالے کے ساتھ جوا بھی کھیلتا رہا ہوں، جن کا اوڑھنا بچھونا بیٹھنا اٹھنا سونا کچھ بھی ہو، وہ سارا کھانا پینا پورا کا پورا، اور گفٹ بھی دینا، اور وہ سارے وہ لپٹے ہوئے ہیں یہودی لابی میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شاہد افریدی صاحب یہودی ایجنٹ ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس کے بعد کچھ کہنے کی کوئی اس طرح کی گنجائش؟ میرا خیال ہے کچھ نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔